सबसे पहले वैम सर्वर अपना ऑन कर लो। ओके, दिस इज माय क्रूड एप्लीकेशन जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कल की क्लास में। और मैं अब इसको इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका चाहिए सोर्स कोड। तो सोर्स कोड इसका वहाँ से हमें नहीं मिलेगा बिकॉज PHP फाइल है। तो मैं जहाँ पे मैंने इसे होस्ट कर रखा है वहीं से मैं इसका सोर्स कोड निकालूंगा। ठीक है, नाउ जस्ट ओपन कर लेते हैं इसे। ओके, तो अब फॉर्म कैसे बनाया गाइस वो तो मैं आपको नहीं सिखाने वाला क्योंकि मैं कल आपको बता चुका हूँ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट हुआ है वो टेबल फॉर्मेट के थ्रू हुआ है। ठीक, तो आप टेबल फॉर्मेट पढ़ लेना कि तुम में से किसी ने टेबल में बना भी रखा था, है ना। बाकी जिसने नहीं बनाया वो चाहो तो टेबल फॉर्मेट पढ़ लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टेबल फॉर्मेट में किस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या है TR TD एक रोल जो लेते हैं उसे TR कहते हैं। TD जो होता है वो हमारे किस लिए होता है, नॉर्मल कॉलम्स के लिए। ठीक है, बढ़िया। सो फॉर्म में जो चीजें मुझे दिखानी है वो देख लो ध्यान से। हमने जो भी फॉर्म बनाया है इनपुट टाइप क्रिएट किया है, जैसे इनपुट टाइप देख लो, इसमें नेम क्या है EID। कल मैंने नेम का रोल बताया था आपको, रिमेम्बर नेम का क्या रोल है। हेलो यस सर। गाइस, रिमेम्बर हमारे उसका क्या रोल है नेम का। नहीं याद है, नेम हम यूज कर रहे थे किस लिए, ताकि हम जिस भी फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकें, है ना। हमारा जितना भी फील्ड के अंदर का डेटा है वो किसके थ्रू उठ के जाएगा, नेम पैरामीटर या नेम एट्रीब्यूट के थ्रू उठ के जाएगा। ठीक है, ठीक। तो नेम में हमने EID के लिए EID ही यूज किया है, मैंने आपको कल भी बताया था हम सेम देते हैं जो भी हम उसका नाम दे रहे हैं। नेम में देखो ENAME के लिए ENAME यूज किया है। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि नीचे अभी हम PHP कोड करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें ये चीजें यूज होंगी, तो ध्यान रखो। ठीक है, ENAME दिया है। दूसरा नेम में डेजिग्नेशन दिया है। नेम सैलरी में सैलरी हमने दे रखी है। नेम में सिटी हमने दे रखा है इनपुट टाइप में। एंड टेक्स्ट के लिए हमने क्या किया है, मोब यूज किया है, मोबी। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। फिर उसके बाद आप और नीचे आओगे, बटन्स पे आओगे, तो देखो बटन्स में क्या है कि हमने नेम के लिए डिलीट यूज किया है, नेम में इंसर्ट यूज किया है, अपडेट यूज किया है, डिस्प्ले यूज किया है, क्लियर यूज किया है, और क्या यूज किया हमने, सर्च में सर्च यूज किया और फाइंड यूज किया है। ठीक है, ठीक। सो गाइज ये याद रखो बिकॉज अभी जब हम आगे चल के इसको कॉन्फ़िगर भी हम करेंगे PHP कोड के साथ, तो नेम के बेस पे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ तक हमारा पेज था यानी HTML वाला जिसके हमने कोड कंप्लीट करी है। अब एक चीज समझ लो, ऊपर आप जाओगे फॉर्म के अंदर तो देख लो यहाँ पे एक्शन के अंदर मैंने कोई भी फाइल नहीं दे रखी, है ना। क्यों नहीं दे रखी एक्शन के अंदर कोई फाइल, बिकॉज हमने जो PHP कोड किया है वो सेम पेज के ऊपर किया है। कहाँ पे किया है, सेम पेज पे। अगर मैं वो सेम पेज पे ना करके किस पे करता, अलग से फाइल बनाता, ठीक है, अलग से फाइल क्रिएट करता PHP की, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ता। ठीक, बट मैंने यहाँ पे अलग से पेज नहीं बनाया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई फाइल का नाम नहीं दिया है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब अपने कोड पे ध्यान दो, हमारे PHP कोड पे। तो जैसे मैं PHP कोड पे आया,
वहाँ पे देखो सबसे पहला है हमने जो कॉल कर रखा है EID को। अगर कोई भी बंदा EID का यूज करता है, मतलब EID के फील्ड के अंदर कोई भी डेटा आता है, और वो डेटा कैसे आएगा, $पोस्ट मेथड के थ्रू। याद है कल हमने $पोस्ट मेथड समझा था क्या होता है, पोस्ट के थ्रू कैसे डेटा आता है ना। अगर पोस्ट के थ्रू डेटा आ रहा है तो उसे सेव कर लो किसके अंदर, वेरिएबल EID के अंदर। डॉलर के साथ अगर आप डायरेक्टली कोई भी नेम लिखते हो तो वो एज ए वेरिएबल काउंट होता है, ठीक है। ये होता है मेथड असाइन करने के लिए $पोस्ट मेथड या $गेट मेथड। और डॉलर के साथ अगर आप डायरेक्टली कोई भी EID या किसी भी तरीके का आप एट्रीब्यूट या नाम लिखते हो, यहाँ पे कैरेक्टर्स यूज करते हो, तो वो एज ए वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो EID नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करो, EID की वैल्यू डाल दो, ठीक है। वैसे ही जिस नाम से नेम थे उसी नाम के हमने क्या करे, वेरिएबल डिजाइन के ई नेम। फिर डेफिनेशन के लिए $DESIG, सैलरी के लिए सैलरी, सिटी के लिए सिटी, मूव के लिए मूव, एंड फाइंड के लिए फाइंड, ठीक है। अब ये तो हमारा क्रिएट हो गया क्या, जिससे हम डेटा ले रहे हैं। बट एक चीज बताओ, जब भी हम डेटा लेंगे, ठीक है, सो डेटा लेते टाइम हमें कनेक्टिविटी भी तो देनी पड़ेगी। डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाएंगे, है ना। या तो देखो हम यूज कर सकते हैं अपना मैनुअल तरीका कि हम जा जाके डेटा वहां पे फिल करें, लेकिन हम हर बार डेटा जाके तो फिल करेंगे नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हर बार जब भी कोई क्लिक करे तो एक कनेक्शन काम करे और मुझे लोकल होस्ट से या अपने डोमेन से कलेक्ट कर दे, कनेक्ट कर दे एग्जैक्टली, है ना। तो Yes, sir. क्या होगा, हमने डॉलर कॉन नाम, देखो इसे कहते हैं क्वेरीज। ये क्वेरीज आप वहां पे भी देखोगे क्या आते हैं, अपने एसक्यूएल इंजेक्शन में भी आएंगी। बट यहाँ पे समझ लो MySQLi_connect, दिस इज अ क्वेरी टू क्रिएट अ कनेक्शन, ठीक है। ये किस लिए यूज होती है, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होती है। जिसमें मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट दिया, दिस इज अ डोमेन नेम। अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर हो तो आप यहाँ पे उसका डोमेन दे सकते हो, ठीक है। दूसरा root is a username and password is basically a blank because I am using a local host, that's why I am not setting any type of password. But if you are using, क्या करते हो, अगर आप वहां पे यूज करते हो सर्वर, तो सर्वर पे आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा, अदरवाइज एनीवन कैन एंटर द सी पैनल एंड आफ्टर दे कैन एंट्री इनटू योर एप्लीकेशन, ठीक है। आपके वहां पे एंट्री कर सकता है। सो दैट्स at that time we are going to set up password of this field, बट स्टिल हमें यहाँ पे लोकल होस्ट पे नीड नहीं है, सो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक। और इस पूरे को उठा के इस क्वेरी को देखो, या तो हम इस क्वेरी को कनेक्शन क्वेरी को बार बार यूज करें पूरी पूरी लिख के, या तो हम इसे एक वेरिएबल में डाल दें, उस वेरिएबल को कॉल कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल के अंदर डाला, वेरिएबल को कॉल कर लिया है, क्लियर। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है क्रिएशन। अब आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। देखो अभी आपने कनेक्शन बनाया, अब क्या क्रिएट करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे। वहां पे कई सारे डेटाबेस, फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस जो है डेटाबेस क्रिएशन की, ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम की होती है, एक बार चलती है, उसके बाद आपको बार बार डेटाबेस नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम भी तो एक बार तो होगा ना, तो उसके लिए कैसे, या तो आप वहां जाके उससे क्रिएट कर दो, क्या कहते हैं, मैनुअल तरीके से, या फिर आप यहाँ पे क्या करो, क्वेरी के थ्रू क्रिएट करो। तो क्वेरी क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय। कल मैंने आपको शायद दिखाया था कि डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय है, जब मैंने डेटाबेस PHP माई एडमिन ओपन किया था, है ना। तो इस पूरी क्वेरी को उठा के मैंने डाल दिया $C नाम के वेरिएबल के अंदर, बढ़िया। फिर MySQLi_query मैंने चलाया, किसके लिए, ताकि कनेक्शन क्रिएट हो, किसके साथ, इन दो के साथ। यानी ये जो $C है जो क्रिएट हुआ है डेटाबेस, ये कहाँ पे क्रिएट होगा ये भी तो हमें बताना है ना। क्रिएट बताने के लिए हमने क्या किया, कौन नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया जिसके अंदर लोकल होस्ट से ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपका डोमेन है तो आपके डोमेन से कनेक्ट कर देगा, और इस पूरे को मैंने डाल दिया RES के अंदर, ठीक है। Yes. तो मेरी कनेक्टिविटी रेडी हो गई, राइट। मेरा डेटाबेस बन गया। अब मुझे करना है डेटाबेस सिलेक्ट। क्यों डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे कई सारे डेटाबेसेस हैं। अब एक बार तो आपने बना लिया यानी आप सिलेक्टेड हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई डेटा, कोई भी पर्सन उसके अंदर डेटाबेस में किसी भी टाइप का डेटा डालेगा, तो क्या वो बार बार डेटाबेस क्रिएट तो होगा नहीं वहां पे। वहां पे क्या होगा, उन पूरे उसमें से एक डेटाबेस सिलेक्ट होगा, राइट। एक डोमेन के ऊपर हो सकता है, एक होस्टिंग पे जो डेटाबेस है उसके अंदर हो सकता है कई सारे डेटाबेसेस हो, है ना। तो उनमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ से करोगे, वो यहाँ से करोगे। तो सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस आएगा, जिसमें MySQLi_select_db, दिस इज अ क्वेरी।
कि हम MySQL के अंदर से सिलेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को। डेटाबेस किसके किस नाम का है, एम्प्लॉय, कहाँ से किसके। अब डेटाबेस सिलेक्ट करें तो हमें कनेक्शन तो चाहिए ना वहां तक का, किसके अंदर से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, और यहाँ कहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कौन के अंदर से। तो हमेशा याद रखना जो भी चेंजेस होते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं, ठीक। तो एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को चेक करो लोकल होस्ट के अंदर, ठीक है, जिसका यूजर नेम एंड पासवर्ड ये है, क्लियर। और हाँ कहाँ सर। पे रखो, डीबी के अंदर स्टोर कर दो, $DB वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हाँ सर। नाउ फिर और नीचे आ जाओ। अब क्या है, डेटाबेस सिलेक्ट हो गया, अब उसके अंदर टेबल बनानी है। कल याद है टेबल का नाम क्या था, टी। टी नाम की टेबल थी हमारी। हाँ सर। तो टी नाम की अब क्या करोगे, आप टेबल क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, देखो कमांड देखो, $C नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, टी। टी नाम की टेबल को क्रिएट करो जिसमें EID यानी कि एम्प्लॉय आईडी, ये सारे क्या है एट्रीब्यूट। तो एम्प्लॉय आईडी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, ठीक है। इंटीजर क्यों, नंबर्स के लिए। ई नेम किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का, दैट्स व्हाई वी आर असाइन एज ए varchar, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट डेजिग्नेशन, अगेन कैरेक्टर्स में होगा तो varchar। सैलरी इंटीजर नंबर्स में होगी, सिटी varchar में होगा, मोबाइल नंबर बिग इंट में होगा, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे जब आप इन सबको असाइन कर दोगे, उसके बाद आपको इसकी टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, डोमेन के साथ, राइट। सो अगेन वही $C के अंदर डाला, सी को कनेक्ट किया किसके साथ, कनेक्शन के साथ, ठीक है। कैसे कनेक्ट होगा, MySQL_query के साथ, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। और RES नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दो। अब देखो मैंने यहाँ पे C नाम का और RES नाम का वेरिएबल दोबारा यूज किया है ना, जबकि हम इस वेरिएबल को पहले यहाँ पे यूज कर चुके थे। बिकॉज किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप डेटा दूसरा फिल करते हो तो पहला वाला डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है ना। हाँ सर। तो हमारी जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो तो केवल फर्स्ट टाइम था, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा टेबल यहाँ पे डिजाइन फिर से उस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं आगे भी, ठीक है। Yes, अब ये टेबल के पैरामीटर्स जो डिजाइन हो गए, क्या ये टेबल के पैरामीटर बार बार डिजाइन होंगे, एट्रीब्यूट से बार बार बनाए जाएंगे, नहीं ना, एक बार बन गए, है ना। अब yes, क्या sir. करना है, बस जब टेबल क्रिएट हो गई, अब टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए क्या है, सबसे पहले याद है कल हमने बटन देखा था, अगर कोई इंसर्ट बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, क्या करता है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करता है और डेटा आता है $_post मेथड के थ्रू, तो चेक करो, इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चेक करो इफ इम्पिटी है क्या, EID, इसे बोलते हैं चेक करना, इम्पिटी है क्या EID वाली फील्ड, इम्पिटी है क्या नेम फील्ड, इसे बोलते हैं और का साइन, ठीक है। इम्पिटी है क्या डेजिग्नेशन, अगर इनमें से कोई सा भी एक भी इम्पिटी मिल गया उसे, ठीक है, तो प्रिंट करा देना क्या, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, यानी कि सारी फील्ड फिल करना कंपलसरी है। तो इसमें आप क्या, मैंने इसके अंदर कुछ डेटा भरा, इसके अंदर कुछ डेटा भरा, और इसके अंदर कुछ डेटा भरा, इसके अंदर छोड़ दिया, इसके अंदर भरा, इसके अंदर भर दिया, और क्लिक किया इंसर्ट पे। तो देखो क्या आ रहा है, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, यानी कोई सी भी फील्ड ब्लैंक नहीं छूटनी चाहिए, क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे आ जाओ। एल्स में क्या करोगे, तो इंसर्ट कराओ, एक INS नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट कराया है, कैसे, क्वेरी के थ्रू। ये क्वेरी बार बार चलेगी, तो डेट्स व्हाई यहाँ पे INS नाम का एक न्यू वेरिएबल लिया गया है। इंसर्ट इनटू टी नाम की टेबल थी, तो इंसर्ट इनटू टी, जिनमें वैल्यूज क्या रहेंगी, देखो वैल्यूज भी देखो, जिसमें वैल्यूज रहेंगी उसकी $EID, $ENAME। अब याद है ऊपर हमारे पास जहां से डेटा उठा था और किसके अंदर सेव हो गया था, इन वेरिएबल्स के अंदर। तो इन वेरिएबल्स को अब हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल्स को कॉल किया, EID, ENAME, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड मोबाइल नंबर, ठीक। ये तो हो गया इंसर्ट। लेकिन इंसर्ट कब होगा, जब कनेक्टिविटी मिलेगी उसे डेटाबेस के साथ, है ना, डोमेन के साथ। तो कनेक्टिविटी के लिए हमने अगेन IS नाम के वेरिएबल को कौन के साथ कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के लिए MySQL_query ने काम किया है, ठीक है।
और सर। किसके अंदर डाल दिया, RES के अंदर डाल दिया पूरा ये, ठीक। उसके यस बाद क्या है, उसके बाद आप, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इको कराया है, प्रिंट कराया है, क्या ये होती है जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इको कराया है अलर्ट, क्या अलर्ट, 1 रिकॉर्ड इंसल्टेड, एक रिकॉर्ड क्या करा है इसके अंदर, इंसल्ट सर। करा दिया, ठीक है, कंप्लीट। यस सर। हो गया ना सिस्टम सही। बहुत मुश्किल से था ना, अच्छा स्टार्ट किया था। चलो, तो ये हुआ डेटा इंसल्ट का तरीका, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से डेटा इंसल्ट किया। अब यहाँ पे देख भी लो कैसे इंसल्ट हुआ, पहला तरीका मैंने दिखा दिया। दूसरा, अब जैसे मैंने आईडी यहाँ पे ले ली, आईडी नंबर 11 और ई नेम हम दे देते हैं, तुम में से किसी का नेम ले लेते हैं, लाइक अभिषेक, अभिषेक। डेजिग्नेशन डाल देते हैं हैकर है अभिषेक। सैलरी, अभिषेक की सैलरी है 1 लाख रुपए। खुश हो गया अभिषेक, नहीं हुआ? सिटी है मुंबई, ठीक है, जहाँ जॉब करता है बंदा, और फोन नंबर उसका ये है, ठीक है। जस्ट क्लिक किया इंसल्ट के ऊपर, इंसल्ट पे क्लिक करते ही 1 रिकॉर्ड इज इंसल्टेड। अब डेटाबेस में जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको कल भी ये चीज दिखाई थी, आज दोबारा दिखा दे रहा हूँ। PHP माई एडमिन पे जाओगे, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस याद है, अभी बनाया। टी नाम की टेबल अभी भी देखी हमने। उसके बाद ओपन किया तो अभिषेक 11 आईडी के साथ, हैकर है, 1 लाख रुपए सैलरी है, मुंबई में रहता है, फोन नंबर ये है, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अब दोबारा जाते हैं उस फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, डिलीट वाला, ठीक। डिलीट यस कैसे होगा पहले ये देख लो। अब तो पहले क्वेरी समझते हैं, कोडिंग समझ लो। डिलीशन के लिए हमने क्या लगाया, अगर कोई, अच्छा ये क्या है, ये कमेंट आउट होते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज होता है, ओके सर। ठीक। अब देखो, अगर किसी ने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट मतलब डिलीट बटन पे क्लिक किया और डेटा आया कैसे, $_ मेथड के थ्रू, तो चेक करो, क्या चेक करो, सबसे पहले दोबारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट लाओ, क्या इम्पिटी तो नहीं है एम्प्लॉय आईडी, एंड इम्पिटी तो नहीं है एम्प्लॉय नेम, एंड इम्पिटी तो नहीं है डेजिग्नेशन, एंड इम्पिटी तो नहीं है सैलरी, एंड इम्पिटी तो नहीं है सिटी, एंड इम्पिटी तो नहीं है ये सब। अगर इनमें से, ठीक है, अगर इनमें से आपने इम्पिटी छोड़ दिया सबको, किसको छोड़ दिया, सबको इम्पिटी छोड़ दिया, एंड मतलब सबको इम्पिटी छोड़ दिया, ठीक है, तो उस केस में प्रिंट करा दो एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक। तो फॉर लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक छोड़ा, एडमिट डिलीट पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, ठीक। सर। फिर अगर ऐसा नहीं है तो एल्स काम करो, एल्स में क्या है, इफ चेक करो नॉट इम्पिटी, इसे बोलते हैं नॉट इम्पिटी, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, नॉट इम्पिटी, किसी के भी पहले लगाओगे नॉट इक्वल नॉट इम्पिटी, इसके लिए तो नॉट इम्पिटी, क्या अगर इम्पिटी नहीं है एम्प्लॉय आईडी तो क्या करो, माई एसक्यूएल क्वेरी चलाओ। अब देखो गाइस, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में हम डाल सकते थे, है ना, पहले कौन को यहाँ से हटा सकते थे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या करते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी डिलीट फ्रॉम टी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, हम ये लिखते और उसे एक वेरिएबल में डालते, फिर RES के साथ उसे कौन के साथ उस वेरिएबल को कॉल करते हैं ना। बट हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आए कि हम दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो क्वेरीज को, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, चेक किया, अगर इम्पिटी नहीं है तो कनेक्शन बनाओ और क्वेरी चलाओ, डिलीट फ्रॉम टी, डिलीट करो टी में से, टी क्या है, टेबल। टेबल नेम, टी यानी टी में से डिलीट करो, कब डिलीट करोगे, जब क्या हो तुम्हारा
एम्प्लॉय आईडी जो पहले वाली एग्जिस्ट है वहां पे एम्प्लॉय आईडी जो फिक्स है वो नई वाली एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच करे। ये क्या है जो हमने नया डेटा भेजा है, ठीक है, ये वाला वो कब वो चेक होगा पुराने वाले के एट्रीब्यूट के साथ। अगर दोनों मैच करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो कंप्लीट। नहीं तो नेम चेक कर लो, कहीं ऐसा नहीं नेम के बेस पे डिलीट करना चाहता हो, डेजिग्नेशन के बेस पे, तो क्या होगा डेजिग्नेशन के बेस पे अगर तो डेजिग इज इक्वल टू डेजिग, ई नेम इज इक्वल टू ई नेम, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। ठीक है, तो अगर करके फिर क्या करो एक मैसेज प्रिंट करा दो। क्या मैसेज प्रिंट कराना है, क्या अलर्ट वन रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, तो अब आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ गया मैं, एम्प्लॉय आईडी कौन सी थी, 12 एम्प्लॉय आईडी 11 11 है। अच्छा खुश, 11 को करो। हाँ चलो कोई नहीं। तो हमारे पास जैसे मैनेजर नाम के 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, एक है 28 पे एक है 12 पे। तो मैं चाहता हूँ कि 12 वाला जो है वो डिलीट हो जाए, तो मैंने 12 डाला, डिलीट पे क्लिक किया और वन रिकॉर्ड डिलीटेड आ गया लिख के। So Yes, sir. this is the process कि how to delete any type of record in a database. Clear? Yes. Okay. एक मिनट रुको जरा, होल्ड पे रहना। ओके, सो हमारा डिलीट हो गया डेटा। अब क्या आता है अपडेशन का पार्ट। ठीक है, अब अपडेट कैसे करोगे डेटा को, तो अपडेट करने के लिए देख लो क्या है। अगर कोई भी बंदा अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता है और डेटा आता है $_ पोस्ट मेथड के थ्रू उठ के, तो चेक करो सबसे पहले क्या चेक करोगे, कंडीशन एम्प्टी तो नहीं छोड़ दी उसने एम्प्लॉय आईडी। अगर उसने एम्प्लॉय आईडी एम्प्टी छोड़ दी तो वहां पे अलर्ट दिखा दो, क्या एम्प्लॉय आईडी नॉट मस्ट बी ब्लैंक। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन है प्री चेक कंडीशन बोलते हैं इसे। ठीक है, पहले चेक करो एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्टी नहीं है, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर फिर से चेक करो। क्या चेक करो, ऐसा नहीं एम्प्लॉय केवल आईडी डाल दियो बाकी कुछ डाला ही नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है एम्प्लॉय नेम, एम्प्टी तो नहीं है डेजिग्नेशन, एम्प्टी तो नहीं है सैलरी, कोई भी एक एम्प्टी तो नहीं है इनमें से, है ना। बट ईमेल बट जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर एम्प्लॉय आईडी फिल है तो उसके बाद ये कंडीशन चेक करो जिसमें क्वेरी चलाओ क्या, और कनेक्ट करो उसे किसके साथ, डोमेन के साथ, और उस पे देखो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके क्वेरी पे अपडेट टी। अब हम टी कहते हैं टेबल नेम, अपडेट करो टी को, जहां पे सेट करोगे, क्या सेट करोगे, एम्प्लॉय नेम पुराने वाले की जगह पे नया वाला नाम, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पुराने वाले की जगह पे नया वाला सेट करो कब, जब वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, जब पुरानी एम्प्लॉय आईडी नई एम्प्लॉय आईडी से मैच करे तब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो अपडेशन कराया है वो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कराया है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो अपडेशन किसी और नाम वाम के बेस पे करा सकते हैं, बट तुम खुद सोचो नाम तो कई लोगों के सेम हो सकते हैं, है ना, एक कंपनी के अंदर, बट एम्प्लॉय आईडी सबके डिफरेंट होगी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू अपडेट दिस थिंग बाय द एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो अब इसका देख लो कैसे किया गया है, और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट करा देना
इनमें से कोई सा भी हो तो नीचे एक मैसेज डाल दो रिकॉर्ड अपडेटेड। तो पहले मैं यहाँ पे गया, मैंने एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली और अपडेट पे क्लिक किया तो क्या लिख के आया, ए आई डी नॉट मस्ट बी ब्लैंक। मैंने कहा ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। मैं एम्प्लॉय आईडी में 11 एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, 11, ठीक है, जो ही बनाई थी। अपडेट पे क्लिक किया, कह रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड, बट क्या क्या अपडेटेड, कुछ अपडेट तो हुआ नहीं। रिफ्रेश, देखो एज इट इज सेम है ना। हमें अपडेट भी तो करना है 11 के ऊपर, तो हमने 11 के ऊपर अपडेट कर दिया नाम को, और नाम हमने जो है वो रख दिया इस बार अश्विन, ठीक है। स्पेलिंग सही है? नहीं सर। नहीं, अच्छा WIN है, ओके अश्विन। अब अश्विन खुश हो गया है ना, तो अपडेट पे क्लिक कर दिया मैंने। खुशी झलकी 1 लाख रुपए की जॉब पाके, क्यों अश्विन? बिल्कुल सर। हैकर बन गया अश्विन, 1 लाख रुपए कमा रहा है भाई, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। बढ़िया, ठीक है। सो ये क्वेरी आई गेस आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम कैसे करते हैं, है ना, अपडेट। अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो गाइस डिस्प्ले के लिए क्या है, डिस्प्ले के लिए सबसे पहले डिस्प्ले पे कोई क्लिक करे तो डॉलर पोस्ट मेथड के थ्रू आई डेटा अगर तो चेक करो, क्या चेक करना है आपको, और प्रिंट करना क्या है। उसके बाद RES नाम का वेरिएबल लेना है, उसके ना MySQL क्वेरी के साथ कनेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है फ्रॉम टी। तो ये कमांड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने डेटाबेस पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी का मतलब क्या है, सिलेक्ट करो सब कुछ टेबल में से, है ना। टी इज अ टेबल नेम, और प्रिंट करा दो किस फॉर्मेट में, टेबल का हमने फॉर्मेट यूज किया है प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले तो, ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए हमने यूज किया है एरे फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें हमने व्हाइल लूप चलाया, डॉलर रो नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर MySQL_fetch_ro। ये तो देखो क्वेरी केवल सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां से उठा के लाने के लिए कौन सी क्वेरी होगी, पीछे से फ्रंट एंड पे, बैक एंड से फ्रंट एंड पे fetch क्वेरी चलती है, ठीक है। तो MySQL_fetch_ro क्या चीज करो, किस चीज को फेच करना है, RES को। RES के अंदर क्या है, ये है हमारा, ठीक है। और उसे प्रिंट कराओ, इको करो, प्रिंट करो किस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में, जिसमें हमने सबसे पहला दिया है $0। अच्छा आपको पता होगा कि जब भी हम अपना एरे यूज करते हैं तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है ना। यस सर। तो यहाँ पे कितनी रो प्रिंट होंगी गाइस, एक बार में 0 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल 5 तक है, तो यानी 6 रो एक बार में यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। बट प्रिंट यहाँ पे मल्टीपल रो हो सकती हैं, बट हमने यहाँ पे कितने के लिए दिया है, केवल 6 के लिए दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 6 के लिए बनाया केवल, ठीक। और इको यस। करा दो टेबल, बस बंद कर दो, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं गया डिस्प्ले पे, क्लिक किया मैंने डिस्प्ले पे, नीचे टेबल फॉर्मेट आया, फैच हुई क्वेरी, और सारा कुछ यहाँ पे क्या हुआ, विजिबल हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्लियर, क्लियर के अंदर क्या आपने कुछ भी भरा, आपको नहीं, आपको लगा कुछ गलत हो गया है, ठीक है, आप उसे क्लियर पे क्लिक करके फॉर्म को क्लियर कर सकते हो, ठीक। दिस इज सिमिलर टू द, किसकी तरीके से, रीसेट। ये स्लाइड वेरिफिकेशन रीसेट, फॉर्म। वही है, रीसेट ही प्रॉपर्टी यूज करी गई है पीछे, ओके। हाँ सर। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा सर्चिंग। सर्चिंग के लिए क्या है गाइस, ये देख लो, सर्चिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। सर्चिंग के लिए हमने सेम टेबल फॉर्मेट का यूज किया है शो कराने के लिए, और एरे का यूज किया है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। यस सर। सर्च पे कोई क्लिक करता है, $_पोस्ट मेथड काम करता है, इसके साथ चेक करो, इम्पिटी तो नहीं है, फाइंड वाली डेटा, फाइंड वाला क्या है, ये वाला, ये जो फाइंड वाली हमने स्पेस दे रखा है, ये इम्पिटी तो नहीं है। अगर ये इम्पिटी नहीं है तो प्रिंट करा, अगर इम्पिटी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इम्पिटी है अगर, इफ, तो प्लीज फिल द सर्च फील्ड पहले। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, वो तो इम्पिटी है, तो कह रहा है प्लीज फिल द सर्च फील्ड फर्स्ट, राइट। फिर उसके बाद एल्स क्या करो, $D नाम का वेरिएबल लो, उसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, सब कुछ सिलेक्ट करो, जिसमें सिलेक्ट किसके बेसिस पे करोगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू $fine,
अगर एम्प्लॉय आईडी जो है वो फाइंड में जो हमने जो भी वर्ड दिया है उसके साथ मैच करती है तब तब दिखा दो, ठीक है, तब हम Yes, प्रिंट sir. करा देंगे। अदरवाइज और किसी एक पे है ना, या एम्प्लॉय नेम पे या एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन पे सैलरी पे किस पे आप कराना चाहते हो वो क्या करोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है। फिर आरईएस नाम के वेरिएबल के अंदर क्वेरी कनेक्ट करो और क्वेरी कनेक्ट करके यहाँ पे क्या करो प्रिंट करा दो $D फॉर्म के साथ, ठीक है। तो प्रिंट Yes, ये sir. क्या होगा, इसके अंदर आ गया, कनेक्शन बन गया हमारा। अब प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, टेबल फॉर्मेट का यूज किया है। लिखने के लिए सबसे पहले एट्रीब्यूट डिजाइन किए और उसके बाद PHP कोड हमने यूज किया रो का, रो इक्वल टू mysqli_fetch और फेच के साथ हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक एक करके रोज का नाम दे दिया, ठीक है, Yes. क्लियर। तो ये था आपका पूरा कोड और नीचे हमने PHP को क्लोज कर दिया। तो दिस इज गाइस ऑल अबाउट द कोड जो हमने यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीट कर लिया, क्लियर। हाँ सर। बढ़िया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं ना। हाँ सर। सही है। सो ये था आपका फॉर्म बनाने का तरीका गाइस। अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, दूसरे प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जो है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये आपका वेब आर्किटेक्चर यहाँ पे खत्म होता है जिसमें आपने HTML CSS का थोड़ा सा पार्ट और आपने क्या किया PHP को समझा है, ठीक है, उसकी कोडिंग करी है और समझा भी है, ठीक है। अब आपके पास आएगा आपका फिशिंग पेज। तो फिशिंग पेज किस तरीके का होता है, सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लुक गाइस, सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, सोशल इंजीनियरिंग इज अ टर्म यूजुअली कॉल्ड एज अ हैकिंग डन बाय द ह्यूमन माइंड्स। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी टर्म है जिसको यूज किया जाता है या जिसको कहते हैं कि हैकिंग कंप्लीट करना किसके थ्रू, ह्यूमन माइंड्स के थ्रू, ठीक है। This is an art. This is an art to manipulating human mind so that they can split out the confidential information. मतलब हम यहाँ पे ह्यूमन माइंड को, एक आर्ट है जिसके तो हम ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करने से होता क्या है, वो खुद से सब कुछ बाहर निकाल देता है, स्प्लिट कर देता है, यानी बाहर हमें फेंक देता है अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन, किस टाइप की, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। These type of information can be personal और financial। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है जो हम इंटरनेट के ऊपर शेयर करते हैं, है ना, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो उसमें आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल या हेल्थ या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। दिस अटैक कैन पॉसिबल थ्रू ह्यूमन माइंड। अच्छा, ये केवल पॉसिबल होता है ह्यूमन स्टुपिडिटी के थ्रू, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता, उनका माइंड मैनिपुलेट हो रहा है और वो वहां पे क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस अटैक इज बेसिकली डन बाय द ह्यूमन स्टुपिडिटी। ओके, फिशिंग के अंदर क्या है, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग इज बेसिकली अ सब कैटेगरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, इसको सब कैटेगरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। This step play a very crucial role in information gathering, as you can acquire information from the victim which will later help an attacker to form a dictionary from the victim's interest and apply a brute force on places, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका यूजर नेम हमें मिल जाता है और जिसके बेस पे हम उसका पासवर्ड गेट कर सकते हैं, किसके अंदर, अपने फिशिंग अटैक का यूज करके। तो गाइस इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, तो फर्स्टली वी विल सी द वीडियो एंड आफ्टर दैट फिर आपको मैं फिशिंग अटैक करना बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हैकर का नाम बताया था, केविन मैटनिक, याद है। यस सर। तो वो कौन है, केविन मैटनिक, जो कि आपके फिशिंग के अंदर जिसको सोशल इंजीनियरिंग का सर्वज्ञाता बोलते हैं, ठीक है। अगर आप केविन मैटनिक, अगर आप फिशिंग अच्छे से करना चाहते हो तो यू कैन सी द केविन मैटनिक वीडियोस, ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रही। आएगी। So you're here because you want to learn what could happen to you or your company. Anyone here first time in SCCTF? I invited Chris to hack me. मैंने आपको शायद डेफकॉम के बारे में बताया था ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बताया था या बताया था? नहीं सर। नहीं। डेफकॉन एक वो है, क्या कहते हैं, पॉपुलर, जैसे हैकाथॉन होता है ना, वैसे डेफकॉन भी है। तो इस तरीके के और भी हैं। तो वो क्या है, डेफकॉन एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम सेट बनाते हैं लोग, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी जितनी भी हैकिंग नॉलेज है उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या चीज़ है कि वहाँ पे एक लॉस वेगस में हुआ था, ये सोशल इंजीनियरिंग हब बना हुआ है, जहाँ पे लोग जाके अपनी सोशल इंजीनियरिंग जितनी भी उनके पास स्किल्स होती हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। तो यहाँ पे वही वीडियो है छोटी सी, उसको देखना। With his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people vulnerabilities for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some? Yeah, See if it works. we probably could. सर आवाज बहुत कम है। Let's do it. Sure. You want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation. And basically, what you do is you use the phone to extract information or data points that you use in a hacker. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for usage information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Gmail.com? Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're going to have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. I really सर मैं आया? यस सर। क्या सर? अभी माइंड मैनिपुलेट करके मतलब पर्सनल डिटेल्स निकाल। क्या करके? माइंड मैनिपुलेट। माइंड मैनिपुलेशन? क्या माइंड मैनिपुलेशन किया? मतलब सामने वाले को लगा मतलब ये बहुत ही ट्रबल में, मतलब उसका बेबी क्राई कर रहा है, ऊपर से हस्बैंड का मतलब कॉल आ रहा है जैसा। ओके, और तो ट्रैवल में है इसलिए ईमेल आईडी दे दिया। ये क्या बात हुई? उसने झूठ क्या बोला, वो पकड़ा? नहीं सर। नहीं पकड़ पाए। उसने झूठ ये बोला कि वो उसने शादी करी है, ठीक है, वो हाँ उसकी तो 3-4 मास पहले शादी की है, ये बताया है ना। तो हाँ सर। शादी करी है, वो उसे ऐड करने वाला था बट मिस कर गया, नहीं ऐड कर पाया। तो वो क्या मैं अपने आप को ऐड कर लूं?
तो इस तरीके से उसने उसका माइंड मैनिपुलेट किया, ठीक है। कैसे? बच्चे के रोने की आवाज से और ऐसे दिखा के कि आई एम वेरी लाचार पर्सन, दिस इज द लास्ट डेट टू सबमिट ऑल द थिंग्स, ठीक। Yes, sir. बढ़िया। तो आई होप सोशल इंजीनियरिंग सर में आई होगी ना कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे यू कैन सी अ मल्टीपल वीडियोस जो आपको सोशल इंजीनियरिंग में मिल जाएंगी। क्लियर? Yes, sir. बढ़िया। एक मिनट रुकना गाइस। ओके सर। ओके सो आ जाओ इस पे। तो इसके लिए सबसे पहला अटैक आता है दैट इज द फिशिंग अटैक, ठीक है। फिशिंग अटैक किस तरीके से करते हैं समझ लो। फिशिंग अटैक क्या है? एन अटैक वेयर अटैकर फॉर्म अ फेक पेज ऑन द ऑफ ए जेन्युइन वेबसाइट व्हिच सीम्स ओके एंड लेग इट टू ए विक्टिम एंड एंटर द क्रेडेंशियल्स सच एज ए यूजर नेम, पासवर्ड, फोन नंबर एटसेट्रा। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फिशिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो ओरिजिनल पेज होता है उसकी तरीके से ही एक फेक पेज क्रिएट करते हैं और यूजर को लगता है दिस इज द ओरिजिनल पेज और यूजर उस पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स को फिल कर देता है, ठीक है। फिशिंग दो टाइप की होती है गाइस, ठीक है। पहली होती है स्पेयर फिशिंग जिसे हम बोलते हैं टारगेट स्पेसिफिक, दूसरी होती है वेक्टर फिशिंग जिसे हम बोलते हैं क्रेडेंशियल स्पेस हार्वेस्टर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है स्पेयर फिशिंग में टारगेटिंग अ सिंगल और ए इंडिविजुअल और अ क्राउड ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ टारगेट स्पेसिफिक। देखो टारगेट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि आपने किसी एक पर्सन को टारगेट कर लिया या फिर कॉमन ग्रुप इंटरेस्ट वाले पर्सन को टारगेट कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि ये 100 लोग बैठे हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग जो होंगे वो आपको लगता है कि किसके क्रिकेट के फैन हैं, ठीक है। तो आपने उनमें से सब एक लिंक बनाया, एक पेज क्रिएट किया फिशिंग और उसके एक अच्छा सा मैसेज के साथ सेंड किया कि इफ यू आर गोइंग टू क्लिक दिस लिंक एंड रजिस्टर्ड बाय योरसेल्फ बाय द दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स
so you will get a free subscription to watch a live match of IPL on Hotstar, ठीक है, फ्री Yes. सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो उस केस में 100 में से ऐसे 50 लोग होंगे जो उसको सही मान के उस पर क्लिक कर देंगे, है ना। Yes, sir. अब क्लिक करने के बाद उसमें 25 लोग तो ऐसे होंगे, मैं जस्ट एंड हाफ लेके चलता हूँ, 25% तो ऐसे लोग होंगे जो उसके अंदर अपना डेटा फिल करेंगे, लॉगिन मार देंगे। हाँ, sir. लॉगिन करते ही वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पर, उसकी जिसका भी हमने वेबसाइट का पेज बना के उन्हें दिया होगा। तो ये होता है कि आप टारगेट को सेट कर सकते हो या फिर कॉमन इंटरेस्ट वाले पीपल्स को सेट कर सकते हो। सो वो फिशिंग आती है, उसे बोलते हैं स्पेयर टाइप ऑफ फिशिंग या टारगेट स्पेसिफिक। नेक्स्ट होते हैं क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। क्रेडेंशियल हार्वेस्टर का मतलब है इट इज नॉट अ टारगेट स्पेसिफिक, any kind of person can come and enter their credential, I just need to collect the credential of the crowd of my own purpose। so हम यहाँ पे एक नॉर्मल एक मैसेज बनाया मैंने कि if you click on this link you will get a free recharge, जो भी है आपका फ्री रिचार्ज या 149 इन 3 months रिचार्ज इन अ लो अमाउंट ऑफ 149। आप जानते हो 3 महीने का रिचार्ज अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का लेते हो तो कितने रुपए का है? 500 से ज्यादा। 700 सर 599 700 का, 599 का नॉर्मल रिचार्ज पैक, ठीक है, जो सबके लिए है। बाकी तो इसमें क्या है, इसमें हमने एक मैसेज बनाया कि आप जो 500-600 रुपए का जो रिचार्ज है वो आपको कितने में मिल रहा है, आपके 149 या 199 में। तो ये मैसेज अगर मैं व्हाट्सएप पे स्प्रेड कर दूं और उनसे कहूँ 10 लोगों को और स्प्रेड करो, तो ये स्प्रेड होता जाएगा और कितने लोग इस पे क्लिक करके मुझे अपने पैसे भी भेज देंगे और वो रिचार्ज भी करेंगे ना। यस सर। तो गाइस दिस इज द थिंग कि आप क्रेडेंशियल हार्वेस्टर कैसे यूज कर सकते हो। आपका कोई टारगेट नहीं होता, आप जो फंस गया वो आपका टारगेट है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिशिंग पेज का यूज करेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ फिशिंग पेज फर्स्ट। मैंने यहाँ पे डाला फेसबुक, मेरे पास फेसबुक का पेज आ गया, ठीक है। कंट्रोल यू करो, सोर्स कोड, दिस इज अ मैनुअल तरीका, मैनुअल वे, ठीक है। कंट्रोल यू करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी सारे कोड को कॉपी कर लो और अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में आके एक नई फाइल लेना और उसमें क्या करना है, इसको सेव पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, कंट्रोल एफ। क्या फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे एक्शन, ठीक है। एक्शन मैंने फाइंड आउट किया, एंटर किया, देखो मल्टीपल एक्शंस मिलेंगे यहाँ पे टोटल जो है वो 200 के लगभग एक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक्शन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं मेथड। मैं मेथड डाला, एंटर किया, तो देखो मेथड में मुझे लॉगिन पोस्ट मिल गया। और ध्यान से देखो तो इसके यहाँ पे जो मेथड में लिखा हुआ है क्या, एक्शन इज इक्वल टू लॉगिन लिखा है। यहाँ पे आप डाल दो क्या, अपना कस्टम वाला पेज जो आपने बनाया हुआ है, किसके, ये क्या हो गया, अरे फिर से फाइंड आउट कर लो मेथड, ठीक है। यहाँ पे ये जो कस्टम वाला है लॉगिन, इसकी जगह पे आप क्या करो, अपना पेज डाल दो, क्या, कॉल बैक .php, ठीक है। आ गया मेरा पेज। अब इसको सेव कर लो index.html के नाम से। सेव करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ये सेव है index.html के नाम से, ठीक है, सेम फाइल। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, दूसरा एप्लीकेशन डिजाइन, इसकी कॉल बैक .php जो डिजाइन करनी है। तो ये रही कॉल बैक .php, जिसमें हमने सबसे पहले php के साथ कोड को स्टार्ट किया है। हेडर फंक्शन का यूज होता है कि जब भी बंदा एग्जिट पे क्लिक कर होगा, ठीक है, एग्जिट होगा तो हेडर फंक्शन कॉल होगा, बंदे ने बटन पे क्लिक किया, मेरा सारा काम हो गया, तो कोड के अकॉर्डिंग एग्जिट हुआ और बटन पे क्लिक करते वो इस लोकेशन पे स्विच हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉलर नाम का हैंडल, एक डॉलर से हैंडल नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें फाइल ओपन करी मैंने और उसमें log.txt एक फाइल बनाई है, ठीक है। अपेंड कर रही है, अपेंड, ए फॉर अपेंड होता है, जितना भी डेटा आएगा वो किसके अंदर सेव होगा, log.txt के अंदर, ठीक।
Yes. फॉर ईच लूप का यूज किया है मैंने यहाँ पे। फॉर ईच लूप किस लिए यूज किया है? ताकि ये लूप चलता रहे आपका PHP के अंदर होता है। डॉलर पोस्ट मेथड के थ्रू अगर डेटा आता है तो वो डॉलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए और डॉलर वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले fwrite करो, लिखो फाइल के अंदर क्या, हैंडल, हैंडल के अंदर क्या है, फाइल है, ओपन करो, अपेंड के थ्रू log.txt के अंदर लिखो किसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। Yes. फिर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसे इज इक्वल टू लगाओ, उसके बाद हैंडल के अंदर फिर उसकी जो वैल्यू है उसको डालो, यानी कि पैरामीटर ये हुआ ईमेल और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर fwrite हैंडल \r\n नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमने लूप को क्लोज किया। लूप किस लिए बनाया था? क्योंकि ये कई बार चल सकता है ना, मल्टीपल लोगों को भेजा गया हो सकता है, इसीलिए चलता रहे। फिर fwrite दोबारा से हैंडल करो, फिर से हैंडल के साथ और उसमें \r\n क्योंकि मल्टीपल लोगों को हो सकता है ना सेंड। fclose फाइल को क्लोज कर दो, हैंडल को बंद कर दो और एग्जिट कर दो। एग्जिट पे क्लिक होते ही हेडर पे आएगा और ये वाला वेबसाइट पे उसे स्विच कर देगा, ठीक है। Yes. अब इसका प्रैक्टिकल देख ले। इस फाइल, इन दोनों फाइल्स को आपको उठाना है और C के अंदर, वैम्प के अंदर आपको www के अंदर एक फोल्डर बना लेना। मैंने यहाँ पे फेसबुक नाम का फोल्डर बनाया है। फेसबुक के अंदर फाइल डाल दी index.html और callback.html, ठीक है। एक index1 नाम से फाइल है। ये index1 वाली जो फाइल है ना, ये बेसिकली पुराने कोड की है, PHP के पुराने कोड की, तो हम इसको नहीं ऐड कर रहे, बस पड़ी हुई है यहाँ पे। आपकी जो नई फाइल है वो 181 KB की है और उसमें 2 KB की मेरी क्या है, callback.php, ठीक है। ये दोनों फाइल, बस 2 ही फाइल आपके काम की हैं। तो अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब मुझे इसे रन कराना है, तो अपने उस पे गए लोकल होस्ट पे, जस्ट गो टू द लोकल होस्ट, या उस पे चले जाते हैं, उससे लोकल होस्ट, फेसबुक वाला एप्लीकेशन रन किया। देखो फेसबुक रन करते ही क्या हुआ, ऊपर URL देखो और फेसबुक का यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आ गया लॉगिन पेज फेसबुक का। URL पे ध्यान दो, localhost.facebook लिखा है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाली, लाइक rachit@gmail.com डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जाके पासवर्ड डाल दिया 1234567890, ठीक। लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे लॉगिन क्लिक किए facebook.com पे ओरिजिनल पे स्विच हो गया, है ना। और बैकएंड में जाओगे तो यहाँ पे देखो log.txt बन गई। इसे ओपन किया तो देखो दिस इज द ईमेल आईडी विच आई एम गोइंग टू एंटर। मिल रही है? हाँ सर। मिल गया। अब ये जो इसका कोड है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इसके अंदर आपका पासवर्ड छुपा हुआ है, पहली चीज, ठीक। पहले इसका पासवर्ड इंक्रिप्टेड नहीं होता था गाइस, तो आपको डायरेक्टली पासवर्ड यहाँ पे दिखा देता था PWD पासवर्ड के साथ, ठीक है। लॉगिन सोर्स के साथ आपको जैसे लॉगिन दिखा है ना, आईडी ईमेल, वैसे आपको पासवर्ड ही मिल जाता था। बट अब ये क्या है, अब ये प्रोसीजर आपका पासवर्ड नहीं गेट करके देता है, अब ये केवल आपका बस यूजर नेम गेट करके देता है, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल मिल गई तो आप इसके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग अटैक करके क्या कर सकते हो, पासवर्ड निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब वो कैसे करोगे वो आप आगे सीखोगे, ठीक है। अब ये तो था पहला तरीका, मैनुअल वे, जिसके थ्रू हमने किया है, ठीक है। दूसरा होता है ऑटोमेशन वे। ऑटोमेशन वे के लिए हमें क्या चाहिए, काली, राइट। सर पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं हो सकता? पासवर्ड डिक्रिप्ट कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास डिक्रिप्टर है तो हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं काली पे आया। काली पे आपको करना क्या है, ओपन किया मैंने टैब ओपन करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल। और टर्मिनल में हम जो टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है सेट टूल किट। क्या नाम है? सेट टूल किट। तो सेट टूल किट मैंने डाला, एंटर किया। अब कैसे कैसे कमांड्स लेने देख लो। सबसे पहला है 1 सोशल इंजीनियरिंग अटैक, तो आपको सबसे पहला लेना है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग अटैक जब आप ले लोगे, उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे वेबसाइट अटैक वेक्टर। क्या लेना है? वेबसाइट अटैक वेक्टर। नंबर 2
फिर आपको लेना है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर, ठीक है, नंबर 3। फिर क्या करना है, वेब टेम्पलेट चाहिए या साइट क्लोनर चाहिए या इंपोर्ट करोगे कस्टम कुछ, तो मैंने कहा जी वेब टेम्पलेट जो बनी बनाई है वो दिखाओ पहले। नंबर 1 किया, एंटर किया, आईपी एड्रेस कह रहा अपना डालने के लिए 192.168.89.131, एंटर किया। कह रहा है जावा रिक्वायर्ड के लिए कोई ऐसा फंक्शन बनाना है या गूगल की चाहिए या ट्विटर की चाहिए, कैसी चाहिए? आपको ऐसा चाहिए कि लिंक पे क्लिक करें तो उसके लिए बोले जावा रिक्वायर्ड है तो लॉगिन करो, है ना, ऐसा कुछ, या गूगल के लिए या ट्विटर के लिए? मैंने कहा जी गूगल के लिए बना दो, नंबर 2, यानी जीमेल के लिए बनाएगा। एंटर किया, मेरा यहाँ पे बनके रेडी हो गया। कौन से पोर्ट पे चलेगा? 80 के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, तो मैंने फायरफॉक्स लिया, फायरफॉक्स के अंदर यहाँ पे अपनी आईपी डाली 192.168.89.131, ठीक है, कॉलन 80, ठीक। एंटर किया, नहीं भी डालोगे 80 तब भी इसी पे ओपन करेगा। देखो गूगल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ लाइक rachit@gmail.com, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ लाइक 1234567890 और क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से पहले यहाँ आ जाओ, देखो पहले अब मुझे पता चला किसने गेट किया है, इसको ओपन किया है, ये पता चल गया 200 रिस्पॉन्स कोड के साथ। अब मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। जैसे मैंने साइन इन पे क्लिक किया, इसको डोंट सेव कर दो, इसने रीडायरेक्ट कर दिया मुझे गूगल के ऊपर, और यहाँ पे देखो मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया। ये बढ़िया है ना? बढ़िया। सो आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर आपको एक कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कंट्रोल सी करके एग्जिट कर लो। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे इसके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, गूगल क्या ही दोबारा दिखाएगा। तो हम यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं, सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, ठीक है। सर्विस रीस्टार्ट हुई, यहाँ पे आए, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर नंबर 3 लिया। अब क्या चाहिए? नंबर 2 लेते हैं, साइट क्लोनर, कस्टम साइट। मैंने यहाँ पे आईपी दी 192.168.89.131, एंटर किया। कह रहा है किस साइट को बनाना है, मैंने बनाया है http://www.linkedin, इस किसका बना रहे हैं? लिंक्डइन, linkedin.com, ठीक है। एंटर किया, इसने लिंक्डइन की साइट कही, क्या अपाचे सर्वर ऑलरेडी रनिंग था तो आपको इसको दोबारा से करना है? मैंने कह दिया हाँ कर लो, चलो रीस्टार्ट। तो इसने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अगर और आईपी एड्रेस डालूंगा 192.168.89.131, एंटर करूँगा तो देखो ये बस यही चीज़ होती है। आपको इसे पूरा बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। सेट टूल किट को क्लोज कर दिया, ठीक है। सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट कर लो, सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, ठीक है। अब आप यूज करो टूल किट का, ठीक है। तो मैनुअल तरीका सीख गए, अब ऑटोमेशन वाला। कौन सा लेना है? नंबर 1 सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, फिर नंबर 2 वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, नंबर 3 क्रेडेंशियल हार्वेस्टर, नंबर 2 साइट क्लोनर 192.168.89.131, एंटर http://www.linked, किसकी तरफ से शोर आ रहा है? बंद कर लो, .com, linkedin.com, एंटर, यस। सर्विस स्टार्ट हुई, अपना फायरफॉक्स ओपन कर लो, फायरफॉक्स, और यहाँ पे मैंने डाला आईपी, कर ले क्या वैसे,
192.168.89.131 और एंटर कर दो। आ गया देखो लिंक्डइन। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे डाला rachit@gmail.com, आईडी डाली 1234567890, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, और क्लियर साइन इन। साइन इन करते ही ये मुझे ओरिजिनल लिंक्डइन पे ले आया, ठीक है, HTTPS के ऊपर देखो, और यहाँ पे भी पैकेट मुझे मिल गए। अब ऊपर इसमें जाके पैकेट को आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ऊपर जाओ तो देखो यहाँ पे मिला सेशन की rachit@gmail.com, सेशन पासवर्ड 1234567890। क्लियर गाइस? यस सर। समझ में आया कैसे मिल रहा है? यस सर। बढ़िया। Yes. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे गेट कर सकते हैं। सर ये पर लोकल नेटवर्क में काम करेगा? अब मैंने आपको कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग पढ़ने के लिए क्या था, पढ़ के आए हो? पहले ये बताओ हाँ सर। क्या होता है, बताओ। सर पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या से मतलब ये होता है कि राउटर वो जो मतलब आईपी होता है, गेटवे आईपी, उसको मतलब चेंज करके ना मतलब असाइन करना पड़ता है पोर्ट की। हाँ, जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस पे मतलब किस पोर्ट पे चाहिए हमें पर्टिकुलर पोर्ट। ठीक है। सो पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग प्रोसीजर के लिए एक सर्वर चाहिए होता है, ठीक है, या तो आप इसे सर्वर पे यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पे जो सर्वर यूज़ किया है वो है ngrok सर्वर, ठीक है, जो आपको पोर्ट को फॉरवर्ड करके देगा। तो आप यहाँ पे चले आना, इसके डाउनलोड सेक्शन में ngrok के, ये ग्लोबली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ngrok डाला, डाउनलोड कर लो लिनक्स के लिए, आपको जिप फाइल मिलेगी, उसे अनजिप करने के लिए ये लिखा कमांड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना, इसको रन करने के लिए ./ngrok http 80, बाय डिफॉल्ट 80 के ऊपर चलता है, आप चाहो तो कुछ और भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और http के ऊपर हम चला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गया, मेरे पास ऑलरेडी ये डिजाइंड है, तो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, cd डेस्कटॉप, एंटर, ls किया, नाउ दिख रहा है ngrok बना हुआ, यस सर। दिख रहा है ना। ngrok का सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर दो, $ngrok स्पेस http 80, ठीक है, एंटर किया, सर्वर स्टार्ट हो गया मेरे पास। अब विक्टिम को पता है हम क्या भेजेंगे, ये वाला, समझ रहे हो? यस सर। विक्टिम को हम भेजेंगे ये वाली आईपी एड्रेस, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, या फिर हम https भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, दोनों ही चलते हैं। नया टैब ले लो, न्यू टैब, ठीक, यहाँ पे cd बैक आ जाओ, सर्विस स्टार्ट है ऑलरेडी हमारी अपाचे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला सर्विस सेट टूल किट, एंटर किया, एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। तो पहला सोशल इंजीनियर टैग्स, फिर सेकंड क्या था हमारे पास, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, है ना, हाँ सर। सेकंड वेबसाइट अटैक वेक्टर, तीसरा क्या है हमारे पास, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर, तीसरा। उसके बाद वेब टेम्पलेट, साइट क्लोनर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने ले लिया पहला वाला वेब टेम्पलेट, ठीक है। हाँ सर। आईपी अपनी ही डालो 192.168.89.131, ठीक है, एंटर। किसके लिए चाहिए, गूगल, ट्विटर, जिसके लिए बनाना हो, तो मैं इस बार ट्विटर दे देता हूँ। नंबर 3 ट्विटर डाला मैंने, सर्विस स्टार्ट हो गई। अब वहां पे गया मैं, यहाँ से मैंने इसको बस कॉपी किया, इस एड्रेस को Ctrl+Shift+C, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये विक्टिम को भी जैसे आप भेजोगे, एंटर करेगा विक्टिम, तो देखो यहाँ पे पता चलेगा कि किसने गेट किया है। सबसे पहले 200 कोड आया, ट्विटर का लॉगिन पेज आ गया, ठीक है, वहां पे जाओ सेट टूल किट पे, देखो पता चल गया, यस सर। सर्वर के थ्रू चल रही है। यहाँ पे जाएगा बंदा, अपना ईमेल आईडी डालेगा rachit@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड डाला 1234567890, ठीक, और किया साइन इन। साइन इन करते ही डोंट सेव, ट्विटर पे ओरिजिनल पे चला गया। नाउ यू कैन सी हियर दैट इज अ सेशन आईडी एंड दिस इज द पासवर्ड। क्लियर? यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया कैसे करते हैं? यस सर। यहाँ पे नीचे आईपी भी आ रही है, किसने गेट किया था, एग्जैक्टली किसने ओपन किया है, उसकी आईपी है ये, ठीक है, विक्टिम की। तो बना लोगे ना अब? यस सर।
तो आई होप सर में आ गया होगा कि सोशल इंजीनियर अटैक लोकली एंड ग्लोबली दोनों किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ सर। Yes, राइट? sir. ठीक है. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग टुडे क्लास. सो सोशल इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे एंड होती है. नोट्स ले लो मुझसे और कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ. ठीक है? कोई डाउट हो तो आप परफॉर्म करो. परफॉर्म करने के बाद कोई डाउट आता है सो कल पूछना. ठीक? हाँ सर। ठीक है सर. 2-3 मिनट वेट करो. आई विल गिव यू द फाइल. क्रूड एप्लीकेशन की फाइल चाहिए? हाँ सर. फिशिंग अटैक की भी फाइल चाहिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. कल वाले कोड दिए थे मैंने तुम लोग को. नहीं सर, कल कुछ नहीं दिया सर. कल कुछ नहीं दिया? नहीं सर. अच्छा जी. पहले तो एक लिंक पकड़ो. मिलना एक लिंक. हाँ सर. हाँ सर। अब ये लो दूसरा लिंक. मिल गया दूसरा. Yes, sir. अब आएगा अभी तीसरा. ये लो तीसरा मिला. हाँ सर. और क्या चाहिए? हो तो गए. कोई रह गया? सोशल इंजीनियरिंग हो गया. वो दे रहा क्रूड एप्लीकेशन. अच्छा क्रूड वाला भी ले लो. ये लो. इसका पासकोड जो है गाइस टेक्स्ट कर दे रहा हूँ. मिल गया पासकोड? हाँ सर. Yes, sir. बढ़िया. तो ट्राई करो इसे करने का. ठीक है? कल मिलते हैं. नया टॉपिक कवर करेंगे और नया कुछ सीखेंगे. ठीक? अच्छा आज की आप लोग ने लाइव सेशन देखा आज का? हेलो. कौन सा सर? आज का लाइव सेशन देखा मेरा? नहीं सर. नहीं सर. नहीं देखा यार. गलत बात है. ध्यान दिया करो. ऐसे सर- कैसे कर सकते हो तुम लोग? सर इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कोई. लोगों मैं सेंड करता हूँ. पुराना वाला है? हाँ सर. पुराना वाला देखा. बड़ा गंदा सा आ रहा है. क्या बात है? अच्छा वो गलत था. मिल गया लिंक? हाँ सर. यस सर। ठीक है. तो पुराना वाला भी यहीं पे पड़ा है. पुराना वाला चाहो तो पुराना वाला भी ले लो. की बात करें इसको ना अपने जो फ्रेंड सर्कल्स वगैरह हैं उनमें भी स्प्रेड कर देना. ठीक है? ठीक है सर. सर ठीक. तो मैंने आपको दोनों लिंक दे दिए हैं. जाओ देखो सीखो कैसे करना है. ठीक. हाँ सर. ओके गाइस. बाय बाय. बाय सर.